Okay, so we're gonna be studying linear shape, linear shaped, we're gonna be studying linear shaped molecules in this video. तो पहले तो देखते हैं, समझते हैं कि what is linear shape, ठीक है? तो linear shape is basically, it comes from the word linear, ठीक है? And linear basically means a line, ठीक है? So a linear shape is literally a line, ठीक है? Straight, कोई भी straight चीज़, कोई भी straight line, straight चीज़, it's a linear shaped thing. तो let's suppose अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ पर है, so that's gonna be what we call a linear atom, a linear molecule, ठीक है? फर्ज करो एक और मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, that's also a linear molecule. So you can see कि वो molecules जो बिल्कुल सीधे होते हैं, they're straight, they're not weirdly shaped, they're just straight, they're called linear molecules, ठीक है? So you can see कि this looks like kind of a line and then this also kind of looks like a straight line. So these are going to be your linear molecules. तो सबसे पहले तो I want you guys to know this fact कि जो diatomic molecules होते हैं ना हमारे पास, diatomic molecules जिस तरह हमारे पास हो गए, फर्ज करो H2, F2, Cl2, O2, N2, Br2, इस तरह के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ना, दे आर प्रीटी मच लिनियर शेप्ड, ठीक है? तो आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी ए लिनियर शेप्ड मॉलिक्यूल, ठीक है? आपका जो फ्लोरीन और फ्लोरीन है दैट्स गोइंग टू बी लिनियर शेप्ड मॉलिक्यूल। तो उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? वेयर दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज़ अनदर हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ अ फ्लोरीन एटम, दिस इज़ अ फ्लोरीन एटम, ठीक है? So they are the diatomic molecules are already linear shaped क्योंकि it's pretty obvious, you look at them and you can kind of just understand कि हाँ ये linear के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते, ठीक है? उसके बाद आते हैं थोड़ी complex shapes, ठीक है? और वो complex shapes किस तरह की होती हैं? वो complex shapes इस तरह की होती हैं कि let's say you're given CO2, ठीक है? And now since you know the structure of a CO2 molecule, so you can draw that out real quick. And what you are gonna see इसकी भी linear shape होएगी, ठीक है? So you're gonna have an O over here, you're gonna have a C over here, and then you're gonna have an O over here, ठीक है? और इनके बीच में एक्चुअली मुझे इनके ये बॉन्ड पेयर्स प्रॉपरली ड्रॉ करने हैं ताकि मैं बात अपनी एक्सप्लेन कर सकूं। सो यहाँ पर एक पेयर है, दिस इज़ अनदर पेयर, दिस इज़ वन पेयर एंड देन दिस इज़ अनदर पेयर। और हम बाकी ऑक्सीजन के जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं बाकी शेल में, वी आर नॉट रियली गोना सी दोस, क्योंकि हमने वेस्पर थ्योरी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वी ओनली नीड टू आइडेंटिफाई टू थिंग्स, द सेंट्रल एटम और उसके ऊपर कितने बॉन्ड रीजन्स हैं। और वेल हमारे पास सेंट्रल एटम इज और कार्बन एटम एंड वी कैन सी कि उसके ऊपर देयर आर टू बॉन्ड रीजन्स, ठीक है? सॉरी, आई कीप ऑन सेइंग बॉन्ड रीजन्स, आई एम रियली सॉरी। इलेक्ट्रॉन रीजन्स, इट्स नॉट बॉन्ड रीजन्स, इट्स इलेक्ट्रॉन रीजन्स। इलेक्ट्रॉन रीजन्स वो वाले रीजन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है? सो इस केस में हमारे पास दो जगहों पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं फॉर कार्बन, एक इस जगह पर मौजूद है और एक इस जगह पर मौजूद है। तो दो इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं हमारे पास इस केस के अंदर। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। नाउ आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू आर गोना हैव टू इलेक्ट्रॉन रीजन्स ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम, ठीक है? ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम या जो भी सेंट्रल एटम हुआ, अगर कि कोई और मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई और सेंट्रल एटम है, तो कोई भी सेंट्रल एटम हुआ, इफ देयर आर टू इलेक्ट्रॉन रीजन्स ऑन द सेंट्रल एटम, तो उसकी शेप क्या हुआ करेगी? उसकी शेप लिनियर हुआ करेगी, ठीक है? आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस।
तो हमारे पास देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी लिनियर। अब हमारे पास एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया विच वी हैव राइट हेयर, और हमारे पास CO2 है इस केस के अंदर। उसमें सेंट्रल है कार्बन, और कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं, तो वी कैन सी कि उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं, एक इस ऑक्सीजन के साथ है और इस ऑक्सीजन के साथ है। डजेंट मैटर कि वो डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, उस बात को भूल जाओ। ठीक है, ऑल ऑल वी केयर अबाउट इसके इलेक्ट्रॉन रीजन्स कितने हैं, एंड देयर 2 रीजन्स। तो ये क्या बनेगी, दिस इज बेसिकली गोना बी ए लिनियर शेप। और लिनियर शेप में क्या होता है, लिनियर शेप में बेसिकली यू गेट दिस 180 डिग्रीज का एंगल बिटवीन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका ये वाला जो एंगल है एसेंशियली दैट इज गोना बी 180 डिग्रीज। और ऑब्वियसली अगर H2 और H2 जो डायटोमिक मॉलिक्यूल थे उनको देखा जाए तो उनके बीच तो ऑलरेडी 180 डिग्रीज है। ठीक है, दैट्स प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन इधर जो CO2 है उसमें वी कैन सी कि ये कार्बन है, एंड यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्रीज। ठीक है, और दिस थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न दिस। ठीक है, मेमोराइज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। 2 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं अगर सेंट्रल एटम के ऊपर, तो आपके पास लिनियर शेप आएगी। नाउ लेट मी गिव यू गाइस अनदर एग्जांपल। लेट मी जस्ट गिव यू गाइस अनदर एग्जांपल। ये जल्दी से इरेज कर लेते हैं। एंड we've done CO, so we're gonna say HCN। ठीक है, और HCN का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होता है। अब इनके स्ट्रक्चर्स भी ऑब्वियसली आपको याद करने पड़ेंगे। HCN, so this is our hydrogen cyanide. I think that's what it's called. If not, then I'm really sorry for calling it whatever. So this is your central carbon atom, which is the carbon atom. और electron regions कितने हैं? This is one electron region and this is the other electron region. ठीक है, so 2 electron regions. तो can you guess कि इसकी क्या shape होएगी? It's gonna be linear. और इनके बीच का एंगल क्या होगा? Can you guess that? It's gonna be 180 degrees. ठीक है, so you can kind of write this as H C N, और आपसे अगर H और N के बीच का एंगल पूछा जाए तो that's gonna be 180 degrees। ठीक है, so that is your HCN। and I want to do another example give me a second। okay, so basically if there's a central atom, let's say X, और उसके इर्द गिर्द let's suppose Y है, और इस जगह पर भी Y है, और there are 2 regions। ठीक है, there are 2 regions for electrons, let's say this and this। तो इसके ऊपर इसकी कौन सी शेप होएगी? इसकी linear शेप होएगी। ठीक है, and how did you make that decision? well, you looked at the central atom and you observed the electron regions। ठीक है, तो a central atom with 2 electron regions means कि उसकी जो शेप है it's gonna be a linear shape, और इसके बीच का एंगल linear shape में क्या होता है? It's gonna be 180 degrees। So having understood this, I want you guys to understand another concept। ठीक है, और वो concept ये है कि मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि whenever there are 2 electron regions, ठीक है, 2 electron regions on the central atom,
तो होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास कुछ लिनियर शेप टाइप चीज़ बनती है, लेकिन इसकी रीज़न क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस लिनियर शेप? तो याद करो हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि एटम्स जो हैं वो ऐसे अरेंज हुए होते हैं इन स्पेस so that there is minimum repulsion between the electrons. ठीक है, और उस what I meant by that उस वक्त वो मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। तो लेट्स से कि हमारे पास यही है x, ठीक है, इसी x और y को ले लेते हैं एंड लेट्स सपोज y यहाँ पर है, लेट्स सपोज y यहाँ पर था। नाउ कैन यू सी कि ये बीच में जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का या रीजन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, लेट्स जस्ट नॉट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स जस्ट मेक अ रीजन। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, सो देयर आर टू रीजन्स। नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू ऑब्जर्व ओवर हियर इसके देखो, इनके बीच देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज रिपल्शन, ह्यूज रिपल्शन। और आप कहोगे कि यार क्यों होएगी ह्यूज रिपल्शन? आपने तो हमें बताया था कि जो बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर होते हैं उनके बीच देयर इज़ द लीस्ट रिपल्शन, और लोन पेयर के बीच देयर इज़ द मोस्ट रिपल्शन। हाँ ठीक है, वो बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन डिस्टेंस ऑल्सो प्लेज अ पार्ट। अगर एक नेगेटिव चीज़ दूसरी नेगेटिव चीज़ के करीब है तो उनके बीच ज़्यादा रिपल्शन होएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उस नेगेटिव चीज़ को यहाँ रख दें। ठीक है, अब इसी डिस्टेंस पे अगर आप दो नेगेटिव को रखें और दो नेगेटिव को रखें, यानी एक स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज को रखें, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी मोर रिपल्शन ओवर हियर, मोर रिपल्शन कंपेयर टू दिस। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर सिर्फ नेगेटिव को देखें ना, सिर्फ उस टू नेगेटिव को ना देखें, सिर्फ नेगेटिव को देखें, तो इन दोनों के बीच भी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होएगी। ठीक है, ह्यूज रिपल्शन कंपेयर टू दिस। ओके, कंपेयर टू दिस, क्योंकि इधर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो देखो, इवन दो इनके बीच रिपल्शन सबसे कम होती है अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, इट्स स्टिल गोना बी अ प्रिटी ग्रेट अमाउंट, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी करीब करीब है। ठीक है, नाउ इमेजिन इफ़ यू मूव दिस y ओवर here, so let's suppose you move the y a little over here, अभी भी there is gonna be, you know, there's gonna be a noticeable repulsion, a considerable repulsion. ठीक है, and now when you bring the y over here, तो अब इस पॉइंट पर देयर इज़ द लीस्ट रिपल्शन, क्योंकि अगर यहाँ से ज़्यादा करीब लेकर जाओगे तो ऑब्वियसली रिपल्शन बढ़ जाएगी, यहाँ से ज़्यादा करीब लेकर जाओगे तब भी रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो अभी जिस पॉइंट के ऊपर ये है ना, इट्स द स्वीट स्पॉट जिसके ऊपर रिपल्शन जो है वो मिनिमम है। ठीक है, इट्स मिनिमम, इससे ज़्यादा कम रिपल्शन नहीं हो सकती थी। तो वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि एटम्स अपने आप को स्पेस में इस तरह अरेंज कर लेते हैं इन अ मॉलिक्यूल कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, दे हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। तो देखो, इस सिचुएशन को देखो, अब इन दो इलेक्ट्रॉन रीजन्स के बीच ज़्यादा रिपल्शन होएगी या इन दो के बीच? और ऑब्वियसली द आंसर इज दिस वन, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं ना वो बहुत करीब करीब हैं। Here you can see the electron regions are pretty far from each other. तो कैन यू सी हाउ वेस्पर थ्योरी वर्क्स? इसलिए ये अपने आप को एक लिनियर शेप के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लिनियर शेप जो है ना वो दो इलेक्ट्रॉन रीजन्स वाले सेंट्रल एटम को सबसे मिनिमम रिपल्शन ऑफर कर रही होती है। ठीक है, कुड हैव बीन बेंड शेप, कुड हैव बीन पिरामिडल शेप, कुड हैव बीन एन ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, कोई और शेप हो सकती थी, लेकिन लिनियर शेप के अंदर लीस्ट रिपल्शन है।